साल 2026 की वो गर्मियां शीतलपुर के इतिहास में कभी न भूलने वाली थीं। सूरज की तपन ऐसी थी मानो आसमान से साक्षात अग्निदेव बरस रहे हों। गांव की गलियां दोपहर होते ही वीरान हो जाती थीं। धूल भरी आंधियां और लू के थपेड़ों ने इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी जीना मुहाल कर दिया था। इसी गांव के एक कोने में बना था माधव का मिट्टी का घर, जहां उम्मीदों की लौ अब भी जल रही थी। दोपहर का समय, माधव काम से घर लौटता है। उसका कुर्ता पसीने से शरीर पर चिपका हुआ है। हे भगवान, आज तो ऐसा लग रहा था कि गोदाम की छत ही पिघल कर गिर जाएगी। जमींदार विक्रम सिंह जी को जरा भी दया नहीं आती। धूप में बोरे उठवाते रहे और पानी मांगने पर बोले, काम जल्दी करो वरना पैसे काट लूंगा। जी, आप थोड़ा धैर्य रखें, पहले पानी पीजिए। चेहरे की रंगत ही उड़ गई है आपकी। क्या आज भी जमींदार साहब ने आराम नहीं करने दिया? दया? विक्रम सिंह के शब्दकोश में दया जैसा कोई शब्द नहीं है सरिता। भरी दोपहरी में बोरे उठवाते रहे। जब प्यास से गला सूखने लगा और मैंने पानी के लिए पूछा तो जानती हो क्या बोले? बोले, माधव, अगर हाथ पानी की तरफ बढ़ाए तो याद रखना, मजदूरी के पैसे काट लूंगा। काम करना है तो करो वरना घर बैठो। इतनी बेरुखी! उन्हें नहीं दिखता कि इंसान है, कोई मशीन नहीं। यहाँ घर के हाल भी कुछ ठीक नहीं है। देखो, आर्यन और सुहानी गर्मी से कैसे बेहाल पड़े हैं। सुहानी का शरीर तो तप रहा है। स्कूल से आते ही उसने कुछ खाया भी नहीं और निढाल होकर सो गई। इस कच्ची मिट्टी की दीवारें और ये टिन की छत, दोपहर में तो ये घर घर नहीं भट्टी बन जाता है। चलो बच्चों को देख के आते हैं। हाँ, मैं भी आती हूँ। बेचारी बच्ची, मेरी किस्मत ही खराब है सरिता। दिन भर पसीना बहाने के बाद जो चंद सिक्के मिलते हैं, उनसे या तो बच्चों का पेट पल सकता है या इस घर की छत बदली जा सकती है। कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत इन दीवारों के बीच ही दम तोड़ देगी। तो कहिए, हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी मेहनत सच्ची है। क्या कभी हमारे दिन भी बदलेंगे? क्या कभी इन बच्चों को सुकून की नींद नसीब होगी? हिम्मत मत हारो। मैंने सुना है कि ऊपर वाले की यहां देर है, अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा सरिता। बस तुम बच्चों का ख्याल रखो। अगले दिन गांव की सबसे बड़ी हवेली में जश्न का माहौल था। जमींदार विक्रम सिंह के लाडले बेटे का जन्मदिन जो था। सरिता वहां सुबह 5 बजे से ही काम पर लग गई थी। फर्श चमकाना, चांदी के बर्तनों को साफ करना और मेहमानों के लिए पकवानों की तैयारी, सब कुछ सरिता के कंधों पर था। माया मालकिन अकड़ के साथ, ए सरिता, ये पर्दे अभी तक नहीं बदले गए? और देख, शाम को शहर से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मुझे तेरी या तेरे बच्चों की परछाई भी मुख्य हॉल में नहीं दिखनी चाहिए। तू बस पीछे के रास्ते से अपना काम करना और चली जाना। जी मालकिन, आप जैसा कहें। बस आज बच्चों को अपने साथ ले आई हूं, क्योंकि घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वे चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे। ठीक है, पर ध्यान रहे, अनुशासन में रहे वो। आर्यन, देख वो सफेद मशीन, उसमें से कितनी ठंडी हवा आ रही है। माँ ने कहा था कि इसे एसी कहते हैं। बाहर तो हम जल रहे थे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। हाँ सुहानी, चलो पास जाकर देखते हैं। मालकिन और माँ तो मेहमानों में व्यस्त हैं। हम बस थोड़ी देर उस ठंडी हवा के पास बैठेंगे। बच्चे धीरे धीरे खिसकते हुए कबीर के बेडरूम तक पहुंच गए। वहां का आलीशान बिस्तर और कमरे की ठंडक उनके थके हुए शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वे बस बिस्तर के कोने पर बैठे ही थे कि उन्हें गहरी नींद आ गई। अचानक दरवाजा खुलता है और माया कमरे में आती है। ओह माय गॉड, तुम गंदे बच्चों की ये हिम्मत! मेरे बेटे की रेशमी बिस्तर पर अपनी काली देह लेकर सो गए। सरिता, कहाँ है वो कुलक्षणी? सरिता दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ मालकिन, क्या बात हो गई? ये देख, तेरे इन गंदे पसीने से लथपथ बच्चों ने मेरा कमरा अपवित्र कर दिया।
इन भिखारियों को एसी की हवा खाने का इतना शौक है? तुम्हारी औकात मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है। निकल जा अभी के अभी। और सुन, अब इस हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। तुझे तो मैं काम से निकालती ही हूँ, साथ ही आज की दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। मालकिन, बच्चों की गलती की सजा मुझे मत दीजिए, मेरा घर उजड़ जाएगा। चली जा यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। मम्मी, ये दोनों मेरी बेड पे क्या कर रही हैं? छी, हटाइए इन्हें। हाँ माया, ऐसे किसी को भी अंदर आने मत दिया करो। आज बेड पे सोए हैं, कल को चोरी भी हो सकती है। सरिता को काम पे मत रखो। उस रात सरिता अपने बच्चों को लेकर पैदल घर लौटी। बच्चों की आंखों में डर था और सरिता की आंखों में आग। घर में खाने के लिए आटा नहीं था। माधव जब काम से लौटा तो उसने देखा कि सरिता अंधेरे में चुपचाप बैठी है। क्या हुआ सरिता, तुम इतनी चुप क्यों हो और बच्चे रो क्यों रहे हैं? माधव जी, आज उन्होंने सिर्फ मुझे काम से नहीं निकाला, हमारे स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने हमारे बच्चों को भिखारी कहा। क्या गरीब होना पाप है? क्या हमारे बच्चों को ठंडी हवा में सांस लेने का हक नहीं? शांत हो जाओ सरिता। अमीरों के शब्द तीखे होते हैं, पर हमारी तकदीर नहीं। नहीं, अब मैं दोबारा किसी की गुलामी नहीं करूंगी। मैं अपना काम करूंगी, चाहे मुझे पत्थर ही क्यों ना तोड़ने पड़े, पर मैं अपने बच्चों को वो खुशियां दूंगी जिसके लिए आज उन्हें जलील किया गया है। अगले कुछ दिन सरिता ने दर दर भटकते हुए बिताए। कभी किसी के घर बर्तन मांजती तो कभी खेतों में काम मांगती, लेकिन कहीं भी उसे स्थायी काम नहीं मिला। बच्चों की भूख और भविष्य की चिंता उसके दिल को हर पल कचोट रही थी। एक दिन थकी हारी सरिता गांव के चौराहे पर पहुंची, जहां उसे भीड़ दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक नई दुकान खुल रही थी, सोमेश की रसोई। ताज़ा रंग, साफ सुथरी व्यवस्था और उम्मीद की हल्की सी किरण। सरिता ने हिम्मत जुटाई और दुकान के मालिक से बात करने आगे बढ़ी। साहब, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत मेहनती हूँ, जो कहेंगे वो करूँगी। काम तो है बहन जी, लेकिन ये खाना बनाने का काम है। सुबह से शाम तक खड़े रहना पड़ेगा। क्या आपको रसोई का काम अच्छे से आता है? साहब, मैंने जिंदगी भर चूल्हे पर काम किया है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरे हाथ के बने पकौड़े खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। अगर ग्राहकों को तुम्हारा स्वाद पसंद आया तो ये काम तुम्हारा हो जाएगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही सरिता दुकान पर पहुंच गई। उसने सबसे पहले रसोई साफ की, बर्तन जमाए और सामग्री को व्यवस्थित किया। तभी वहां दुकान के मालिक आ जाते हैं। अरे, तुम तो मुझसे भी पहले आ गई। इतनी लगन अच्छी है। चलो, आज देखते हैं तुम्हारा कमाल। साहब, आज आप बस ग्राहकों को संभालिए, स्वाद की जिम्मेदारी मेरी है। रीता ने बेसन घोला, उसमें अपने खास मसाले मिलाए, थोड़ा सा अजवाइन, चुटकी भर हींग और अपने अनुभव का जादू। तेल का तापमान बिल्कुल सही रखते हुए उसने पकौड़े तलने शुरू किए। धीरे धीरे खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। भाई, ये कैसी खुशबू है? कहीं नया ठेला लगा है क्या? चलो देखते हैं। पेट तो वैसे भी भूखा है। दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। सोमेश भाई, एक प्लेट पकौड़ा देना। पहला कौर खाते ही हैरान होकर, अरे, ये क्या बनाया है? ये पनीर पकौड़ा है या मक्खन? मुंह में जाते ही घुल गया। और ये मिर्च वाला, वाह, मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। और चटनी, ये चटनी आपने कैसे बनाई? बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मेहनत डाल दी उसमें। अरे भाई, लाइन लगाओ, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। कुछ ही देर में दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोग बार बार ऑर्डर दे रहे थे। भैया, हमारा भी ऑर्डर लो। हाँ, मेरा भी। हमारा भी लो भाई। हमें भी चाहिए।
मेरा ऑर्डर दो भैया। सोमेश घबराते हुए लेकिन खुश। सरिता, ये तो उम्मीद से ज्यादा भीड़ हो गई, सामान कम पड़ जाएगा। सरिता तेजी से काम करते हुए, घबराइए मत साहब, मैं संभाल लूंगी, आप बस लोगों को इंतजार करने को कहिए। भाइयों बहनों, थोड़ा सब्र रखिए, हर किसी को मिलेगा। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन स्वाद ऐसा ही रहना चाहिए। दोपहर होते होते सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भीड़ अभी भी खड़ी थी। अरे, खत्म हो गया? कल दोगुना बनाना भाई। हाँ, और हम तो अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे। ग्राहक धीरे धीरे संतुष्ट होकर लौटते हैं। सोमेश खुशी और हैरानी से, सरिता, तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन इतना काम हो जाएगा। ये लो तुम्हारी आज की कमाई। और सुनो, आज से तुम यहां पक्की कामगार हो। नहीं, कामगार नहीं, इस रसोई की जान हो तुम। सरिता आंखों में आंसू लेकिन मुस्कान के साथ, धन्यवाद साहब, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद सोमेश की रसोई सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो सरिता की मेहनत, आत्मसम्मान और नई जीवन की शुरुआत बन गई। दिन बीतते गए और सरिता के पकौड़ों की खुशबू अब सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में फैल चुकी थी। सुबह से लेकर देर शाम तक दुकान के बाहर लंबी कतारें लगी रहती। कोई किसान खेत से लौटते हुए आता, तो कोई शहर से खास तौर पर सरिता के पकौड़े खाने के लिए। दुकान के सामने लोगों की चहल पहल इतनी बढ़ गई थी कि पास की सड़क भी जैसे जिंदा हो उठी थी। तेल में छनते पकौड़ों की खनक, ग्राहकों की हंसी और चाय की भाप, सब मिलकर उस छोटी सी दुकान को एक त्योहार जैसा माहौल दे रहे थे। भाई, इतनी भीड़ मैंने तो कभी नहीं देखी। ये सरिता के पकौड़े या कोई जादू? जादू ही समझ लो, एक बार खा लो तो बार बार आने का मन करता है। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि कई बार ग्राहकों को धूप में खड़ा रहना पड़ता था। कुछ लोग शिकायत करते, लेकिन फिर भी बिना खाए लौटना उन्हें मंजूर नहीं था। अंदर सरिता के चेहरे पर थकान साफ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक भी थी। हर पकौड़ा जैसे उसके संघर्ष और मेहनत की कहानी कहता था। थकता पसीने में भीगी हुई, लगातार काम करती हुई। सरिता, तुम इतनी गर्मी में लगातार काम कर रही हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो होती है साहब, लेकिन जब लोग तारीफ करते हैं ना, तो सारी थकान भूल जाती हूँ। सोमेश कुछ पल चुप रहा। उसने दुकान के बाहर खड़े लोगों को देखा, फिर सरिता को, और उसी क्षण उसके मन में एक बड़ा फैसला जन्म ले चुका था। अगला दिन सोमेश कुछ मजदूरों के साथ आता है। सरिता, अब वक्त आ गया है कि हमारी दुकान भी बदल जाए। तुम मेरी दुकान की लक्ष्मी हो, तुम्हारी मेहनत ने इस जगह को पहचान दी है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ आने वाला हर ग्राहक आराम से बैठे और तुम भी बिना तकलीफ के काम करो। लेकिन साहब, आप क्या करने वाले हैं? हम अपनी दुकान को बड़ा करेंगे और इसमें एसी लगवाएंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा। सरिता आंखों में चमक, अविश्वास के साथ, एसी? क्या सच में साहब? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, सच में। अब तुम्हें इस गर्मी में पसीने में भीगकर काम नहीं करना पड़ेगा और ग्राहकों को भी धूप में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। काम शुरू हो गया। दीवारें तोड़ी गईं, नई जगह जोड़ी गई, और कुछ ही दिनों में छोटी सी दुकान एक साफ सुथरी, बड़ी और आरामदायक जगह में बदलने लगी। वाह सोमेश जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब ये दुकान तो शहर की बड़ी दुकानों को टक्कर देगी। ये सब सरिता की मेहनत का फल है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुकान पूरी तरह तैयार हो गई। नई दुकान का उद्घाटन, अंदर ठंडी हवा, साफ सुथरा माहौल। जैसे ही एसी चला, ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई।
सरिता ने पहली बार उस ठंडक को महसूस किया जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। सरिता धीरे से खुद से, आज सच में मेरी मेहनत रंग लाई है। कैसा लग रहा है? सरिता खुशी से भरी आवाज में, जैसे जैसे कोई सपना सच हो गया हो साहब। अब काम भी आसान लगेगा और मन भी खुश रहेगा। ग्राहक आराम से बैठकर पकौड़े खाते हुए। वाह, अब तो मजा ही आ गया। ठंडी हवा में गर्मा गर्म पकौड़े। अब तो ये जगह हमारी फेवरेट बन गई। सरिता अब उसी ठंडक में काम कर रही थी जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ एसी या बड़ी दुकान नहीं थी। उसकी ताकत थी उसका जुनून, उसकी मेहनत और उसका सच्चा दिल। इस ठंडी हवा में सिर्फ आराम नहीं था, इसमें सरिता के संघर्ष की जीत की खुशबू भी घुली हुई थी। सरिता मुस्कुराते हुए पकौड़े बनाती रहती है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां ठंडी हवा के झोंके की तरह आती हैं, धीरे से, लेकिन हमेशा के लिए सब कुछ बदल जाती हैं। समय ने करवट ली थी। वही सरिता जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती थी, अब अपने छोटे से ठेले को एक सजी संवरी दुकान में बदल चुकी थी। सोमेश की रसोई। सुबह की पहली किरण के साथ चूल्हा जलता और शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसकी मेहनत का स्वाद अब पूरे शीतलपुर में मशहूर हो चुका था। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी और एक दिन सरिता ने अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया, अपने घर में एसी लगवाना। एक बात कहूं, अब लगता है थोड़ा घर के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम क्या सोच रही हो? इतने साल मेहनत की है, बच्चों को भी बहुत गर्मी सहनी पड़ती है। मैं सोच रही थी अगर हम घर में एक एसी लगवा लें तो। एसी? सरिता, वो तो काफी महंगा होता है और बिजली का खर्च भी पड़ेगा। मुझे पता है, लेकिन अब हमारी आमदनी पहले से बेहतर है। मैंने थोड़ी बचत भी की है और देखो, ये सिर्फ आराम के लिए नहीं, बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। बात तो सही है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। कोई बहुत महंगा नहीं, साधारण सा एसी ले लेंगे। किस्तों पर भी मिल जाता है आजकल। तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है। बस अब घर को थोड़ा बेहतर बनाना है। इतने सालों का सपना है मेरा। ठीक है सरिता, अगर तुमने इतना सोच लिया है तो हम जरूर लगाएंगे। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना ही सबसे बड़ी कमाई है। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है। हम दोनों मिलकर खर्च संभालेंगे और धीरे धीरे बाकी घर भी सुधारेंगे। पक्का? यही तो मैं चाहती थी। उस दिन सिर्फ एक एसी लगाने का फैसला नहीं हुआ था, बल्कि उनके जीवन में एक नई शुरुआत का पहला कदम भी उठ चुका था। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी और एक दिन सरिता ने अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया, अपने घर में एसी लगवाना। भैया, ये एसी चलता तो है ना? मेरे बच्चों का बहुत मन है। बहन जी, ये थोड़ा पुराना है, पर मशीन एकदम मजबूत है। 8,000 में ले जाइए, वारंटी मेरी है। एसी घर पहुंचता है, माधव उसे फिट करता है। माँ, ये तो जादू है। हमारे घर में भी अब बर्फ जैसी हवा चलेगी। अब हमें हवेली जाने की जरूरत नहीं है। सरिता, तुमने जो कर दिखाया वो कोई मामूली बात नहीं है। आज पूरा गांव तुम्हारी मिसाल दे रहा है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दोपहर वही जमींदार विक्रम सिंह अपनी गाड़ी रोककर सोमेश की दुकान पर आए। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ कौन खाना बनाता है। सुना है यहाँ के पकौड़े बहुत मशहूर हैं। हमारे घर मेहमान आए हैं, 10 प्लेट पैक कर दो। सरिता काउंटर पर आती है और पकौड़े देती है। विक्रम सिंह उसे पहचान जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। साहब, ये पकौड़े लीजिए और याद रखिएगा, इंसान की औकात उसके कपड़ों या बिस्तर से नहीं, उसके हुनर और मेहनत से तय होती है। आज मेरे बच्चे उसी एसी की हवा में सोते हैं जहां से आपने उन्हें निकाला था। मुझे माफ कर देना सरिता, हमने इंसानियत खो दी थी।
सरिता ने माफी स्वीकार की, पर दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो न केवल एक सफल महिला थी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो गरीबी की आग में जल रहे थे। शीतलपुर की वो गर्मी अब सरिता और उसके परिवार को नहीं जला पाती थी, क्योंकि उनके पास मेहनत का शीतल कवच था। अपमान एक चिंगारी है, या तो वो आपको जला देती है या फिर उसी से आप अपनी ताकत की लौ जला सकते हैं। मेहनत का पसीना जब जमीन पर गिरता है तो वही बीज बनकर एक दिन सफलता का वृक्ष बनता है, और जब वो वृक्ष फल देता है तो उसकी छाया में वही लोग भी सुकून पाते हैं जिन्होंने कभी आपको धूप में खड़ा किया था।